सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ दो हमारी जो प्रोसेसेस है इसके पहले भी हमने कुछ प्रोसेस देखी है। लास्ट टाइम को आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस, ये दो प्रोसेस देखी हमने। आज हमें सेपरेटली एडियाबेटिक प्रोसेस इसका स्टडी करना है, क्योंकि इसमें मैटर ज़्यादा है और वो सब हमको डिटेल में लेने का है। तो ये सब डिटेल में लेने के बाद ज़्यादा करके जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हमारी जो बोर्ड एग्जाम है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है। इसलिए ये प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हर एक पॉइंट अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेईई या नीट है, इसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही डिस्कस करेंगे। बाकी के प्रोसेस से इसका कोई जो रिलेशन वगैरह है वो उसके बारे में हमें कुछ भी बोलना नहीं है। तो ये जो हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस है इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है यहाँ पे कोई भी हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होने वाली है सिस्टम टू द सराउंडिंग। इसमें कोई भी एनर्जी हमारी जो है हीट एनर्जी वो सिस्टम को हम देने वाली नहीं है या सिस्टम इवॉल्व करने वाली नहीं है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारा हीट सप्लाइड या हीट गिवन आउट है इसकी वैल्यू रहेगी 0। सो वैल्यू ऑफ क्यू इज 0 इन द एडियाबेटिक प्रोसेस, या डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो हमारी 0 रहेगी। और हमारे जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये चेंज होने वाले हैं। ये तीनों चेंज होने वाले हैं। बाकी की प्रोसेस में कैसा है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, किसी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये प्रोसेस में ये तीनों वेरिएबल चेंज होने वाले हैं, लेकिन हमारी कोई भी हीट एनर्जी गिवन आउट होने वाली नहीं है या टेकन टू द सिस्टम होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होने की वजह से हमारी जो Q की वैल्यू है या डेल्टा Q की वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 रहेगी। सो सच ए टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज द adiabatic process. So in the adiabatic process the values of pressure, volume and temperature they are changing, but there is no exchange of heat energy between the system and surrounding. इसको बोलते हैं हम adiabatic process। और इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जो बलून है हमारा जिसमें एयर है उसको अगर हमने पंक्चर कर दिया तो वो ब्रस्ट होता है, तो वो प्रोसेस जो है दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। या टायर में सपोज एयर है उसको अगर हमने पंक्चर कर दिया तो वो सपोज ब्रस्ट हो जाएगा, तो वो जो प्रोसेस है उसको भी हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो इसेंशियल कंडीशन है ये पर्टिकुलर प्रोसेस होने के लिए वो है, पहली बात इंपॉर्टेंट कि जो वाल्स है दे आर परफेक्टली इंसुलेटेड वाल्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी, हीट एनर्जी को अंदर जाने देना नहीं है या कोई भी हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलने वाली नहीं है। इसके लिए जो हमारे वाल्स ऑफ द कंटेनर है दैट विल बी वेल इंसुलेटेड। तो इसमें कोई भी हीट एनर्जी अंदर नहीं जा सकती या बाहर अंदर की एनर्जी बाहर नहीं आ सकती। सो दिस इज फर्स्ट इसेंशियल कंडीशन। आइसोथर्मल प्रोसेस में इसके अपोजिट था, वहाँ पे हमको हीट एनर्जी अंदर जाने देना है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो प्रेशर या वॉल्यूम है वो चेंज करना था। वहाँ पे जो हमने इंसुलेटिंग वाल्स के बजाय कंडक्टिंग वाल्स का यूज किया है, इसकी वजह वो थी। तो यहाँ पे हमारे जो वाल्स ऑफ द कंटेनर है, जो सिस्टम बनी हुई है, उसके वाल्स परफेक्टली इंसुलेटिंग होनी चाहिए ताकि कौन सी भी हीट एनर्जी अंदर न जा सके या अंदर की एनर्जी बाहर आ न सके। दूसरी बात, यहाँ पे कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन जो है वो सडन होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से है कि अगर हमने ये सडन प्रोसेस नहीं की तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी के लिए गेन ऑफ टाइम हो जाएगा, ड्यू टू विच देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। लेकिन हमें ये प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी होने देना नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन जो है वो सडन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल सकता एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होने के लिए।
तो हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस अगर होनी है तो कॉम्प्रेशन या एक्सपांशन दैट विल बी सडन टेक्स प्लेस। सो अगर सडन हो गया तो हमें गेन ऑफ टाइम नहीं मिलेगा ड्यू टू द या फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट दो कंडीशन हो गई हमारी, इसेंशियल कंडीशन जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें एडियाबेटिक प्रोसेस होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग मानेंगे तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस है वो है पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ ओबे हो रहा था, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा इक्वेशन हमें मिला था, लेकिन यहाँ पे पीवी रेस टू गैमा है। यहाँ पे गैमा जो है दैट इज द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स है, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम एडियाबेटिक रेशियो ऐसा भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा पीवी रेस टू गैमा है ये भी इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट है। लेकिन अगर मैंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ये इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे वी की वैल्यू डाली तो मुझे ये इक्वेशन मिल सकता है, पी की वैल्यू डाली तो ऐसा इक्वेशन मिल सकता है। तो पीवी रेस टू गैमा या टीवी रेस टू गैमा -1 या पी रेस टू 1 माइनस गैमा इंटू टी रेस टू गैमा, ये सभी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी रेस टू गैमा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट या पी रेस टू 1 माइनस गैमा इंटू टी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको पी की वैल्यू डालनी है एनआरटी अपॉन वी, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। v की वैल्यू डालने आपको एनआरटी अपॉन पी, तो आपको ये इक्वेशन मिलने वाला है। तो आपको ध्यान में सिर्फ ये इक्वेशन लिखना है, और ये अगर आपको आता है तो ये दोनों इक्वेशन या ये इक्वेशन और हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है वो मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं, तो उस फॉर्म में भी आप ये इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हमारे बोर्ड के लिए नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है ये बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जो पॉइजन्स लॉ है इसको ओबे करता है। ये जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो, लेकिन हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस था उसमें पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा मिला था, इसलिए वहाँ पे बॉयल्स लॉ ओबे हो रहा था, लेकिन इसमें वो ओबे नहीं हो रहा है। ये जो हमारा गैमा है जिसको हम एडियाबेटिक रेशो मानते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, गैमा इज इक्वल टू 1+2 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू रहेगी यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं हम। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 रहते हैं, ये हमको मालूम है। तो एफ की वैल्यू 3 डाल दी, 3 यहाँ पे ये 3 हो गए, 3 + 2 5/3, ये मेरा गैमा की वैल्यू हो गया मोनोएटॉमिक के लिए। इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, 1 पॉइंट समथिंग वो आंसर आएगा आपका। उसके बाद गैमा डायटोमिक के लिए अगर रिजिड मॉलिक्यूल है तो 7/5 और नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है तो 9/7, ये हमारा आंसर आएगा। और पॉलीएटॉमिक अगर गैस है तो इसके लिए 8/6 या 4/3। ये गैमा की वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। ये फार्मूला कहाँ से आया और ये वैल्यूज कैसे निकाली है, ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उस टाइम हो गया है। तो ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, और इससे आपको ये भी इक्वेशन मिलेगा, ये भी इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद मुड़ते हैं अभी इंडिकेटर डायग्राम की तरफ, या पीवी डायग्राम जिसको बोलते हैं हम। तो इसमें मैंने जो ग्राफ निकाला है या पीवी जो मैंने कर निकाली है ये यहाँ पे मैंने दिखाई है, ये टू बी। ये जो है यहाँ पे हमारा जो थीटा है इसके वैल्यू ज़्यादा आएगी, tan ऑफ थीटा की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जिसको हम स्लोप बोलेंगे। तो इसमें जो स्लोप आने वाला है वो ज़्यादा आने वाला है आइसोथर्मल प्रोसेस से, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो आइसोथर्म है वो ऐसा मिलने वाला है। तो इस केस में हमें जो थीटा मिलेगा या उसका जो स्लोप मिलेगा वो कम मिलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा मालूम है, अगर मेरा इक्वेशन मैंने dp/dv निकाला तो उसका इक्वेशन आएगा -γ/p/v। ये इक्वेशन आपको कैसा निकालना है, इसका डेरिवेटिव आपको लेना है p टाइम्स ये आएगा आपका गैमा आगे, तो गैमा रेस टू v रेस टू γ-1 ऐसे करके आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। टर्म्स की अरेंजमेंट करने के बाद मुझे यहाँ पे dp/dv की वैल्यू मिलने वाली है
माइनस गामा पी बाय वी। नोट्स में आपको वो मिल जाएगी, यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये जो डी पी बाई डी वी है, ये v को अगर इधर लेके आ मैं माइनस v को, क्योंकि ये साइन और v ये दोनों मुझे इधर लाने का है, तो ये हो गया मेरा माइनस v डी पी बाई डी वी, और इसकी वैल्यू आएगी मेरी गामा इंटू पी। तो यहाँ पे ये जो माइनस v इंटू डी पी बाई डी वी है, इसको ही हम आइसोथर्मल एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, सॉरी एडियाबेटिक नहीं, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे अगर k आइसोथर्मल है तो उसको हम आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस बोलते हैं। उसकी वैल्यू हमने पिछली बार p निकाली थी। यहाँ पे हमारा जो एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस है k, जिसकी वैल्यू रहती है, उसका फार्मूला है v माइनस वी डी पी बाई डी वी। तो इसकी वैल्यू गामा p आई, तो p के बजाय मैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऐसा भी लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी गामा इंटू पी के बजाय मैं लिख सकता हूं के आइसोथर्मल। तो के एडियाबेटिक अपॉन के आइसोथर्मल, ये दोनों का रेशो आएगा गामा, जिसको हम आइसोथर्मल उसको हम एडियाबेटिक रेशो ऐसा बोलते हैं। तो एडियाबेटिक रेशो की वैल्यू होगी के एडियाबेटिक डिवाइडेड बाय द के आइसोथर्मल। के एडियाबेटिक मीन्स एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, और ये हो गया आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो ये दोनों में ये रिलेशन है, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा है, ये हमें मिल रही है, देखो 5/3, 7/5, 4/3 या 8/6। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो स्लोप आने वाला है वो स्टीपर आने वाला है, जिसका जो स्लोप है वो ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ पे आइसोथर्मल कर्व और एडियाबेटिक कर्व दोनों में एडियाबेटिक कर्व जो है वो हमेशा स्टीपर रहेगी। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद जाते हैं, हमें अप्लाई करना है ये प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू द एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें हमें मालूम है कि यहाँ पे कोई भी हीट एनर्जी एक्सचेंज होने वाली नहीं है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 रहेगी। हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ऐसा है। इसकी वैल्यू 0 होने की वजह से डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी हमें, या डेल्टा यू की वैल्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू मिलेगी, या डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू माइनस डेल्टा यू मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हमारा डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, इसकी मीनिंग ऐसा हो गया, देखो इफ डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव दैट टाइम हमें ऐसा मालूम है कि वहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपांशन होने वाला है, क्योंकि अगर एक्सपांशन होता है सो वर्क विल बी डन बाय द गैस उस टाइम को रहेगा। अगर वर्क डन बाय द गैस रहता है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, उस टाइम को एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा। अगर आपका डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा यू निगेटिव रहने वाला है। डेल्टा यू निगेटिव, इसका मीनिंग हो गया इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि एडियाबेटिक एक्सपांशन जब होगा तब कूलिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारा T2 ज़्यादा रहेगा T1 से, तो हमारा ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने वाला है। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस होने वाली है, एडियाबेटिक एक्सपांशन जब आपका होगा तब। तो ये हो गया हमारा पहला सिग्निफिकेंस। उसके बाद अगर डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव है, यहाँ पे वर्क विल बी डन ऑन द गैस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे होगा कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन होगा तो उसको हम एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन बोलेंगे। एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है तो वर्क विल बी डन ऑन द गैस हो रहा है। जब वर्क विल बी डन ऑन द गैस रहता है तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निगेटिव रहती है और डेल्टा यू की वैल्यू ये इक्वेशन से हमें पॉजिटिव मिलेगी। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर अगर T1 है तो फाइनल टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहेगा। सो T1 इज लेस देन T2 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है तो इनिशियल टेम्परेचर जो है हमारा जो कूलिंग प्रोसेस है वो हो रही है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा अभी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा T1 है वो लेस देन T2, तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये हमारी हीटिंग प्रोसेस होगी। यहाँ पे
इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फाइनल टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये कूलिंग प्रोसेस रहेगी। ये T1 इज ग्रेटर देन T2 है और ये T1 इज लेस देन T2 है। तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि एडियाबेटिक एक्सपांशन जब होगा तब वर्क विल बी डन बाय द गैस रहेगा। वर्क विल बी डन बाय द गैस रहेगा तो डेल्टा W पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा W पॉजिटिव है तो डेल्टा U निगेटिव रहेगा। अगर इंटरनल एनर्जी को निगेटिव साइन है तो वो डिक्रीज हो रही है, ऐसा मीनिंग हो गया। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कूलिंग प्रोसेस होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही ऐसा देखो यहाँ पे ये हमारा एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है। एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है तो उस टाइम गैस के ऊपर जो वर्क डन है दैट विल बी डन ऑन द गैस हो रहा है। वर्क विल बी डन ऑन द गैस होने की वजह से डेल्टा W निगेटिव आएगा। डेल्टा W निगेटिव आता है तो डेल्टा U पॉजिटिव आएगा फ्रॉम दिस रिलेशन। और डेल्टा U पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर कम रहेगा। इसको बोलेंगे हम एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर विल बी हीटिंग विल बी टेक्स प्लेस। म्हणजे जो हमारा जो गैस है इनसाइड द कंटेनर उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला है। इसमें CD के लिए 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है तो उस टाइम को मिनिमम वर्क होता है। तो आपने अगर यहाँ पे दूसरी प्रोसेसेस ली, यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन लिया और 2 प्रोसेस है वो भी लिए, तो इनमें सबसे मिनिमम वर्क जो है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में होता है। और दूसरा फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमेशा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए मैक्सिमम रहता है, क्योंकि इस दौरान आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह से हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमेशा मैक्सिमम रहेगा फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर वर्क डन बाय द गैस है तो वो पॉजिटिव रहेगा वर्क डन, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो वर्क विल बी डन बाय द गैस रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारा जो फ्रिक्शनलेस यहाँ पे जो सिलेंडर है वो यहाँ पे आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। सपोज ये इनिशियल कंडीशन है तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो वो ऊपर जा रहा है। इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि हमारा जो गैस है वो वर्क कर रहा है। सो वर्क विल बी डन बाय द गैस रहेगा। आपने इसको ऊपर से दबाने की कोशिश की, कॉम्प्रेस करने की कोशिश की तो वर्क विल बी डन ऑन द गैस होगा। और गैस अगर एक्सपांड कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी हीट एनर्जी हम दे नहीं रहे हैं, फिर भी यहाँ पे एक्सपेंशन होने वाला है, कॉम्प्रेशन होने वाला है। तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि जो इंटरनल एनर्जी है गैस की, इसकी वजह से वो वर्क डन होने वाला है। तो इंटरनल एनर्जी की वजह से एक्सपेंशन प्रोसेस या कॉम्प्रेशन प्रोसेस होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव कब रहेगा, कब निगेटिव रहेगा, ये हमने देखा है भी। इसके बाद हम निकालेंगे वर्क डन के डिफरेंट फार्मूलीज। इसमें 3-4 फार्मूलीज हैं, वो सब हम निकालेंगे अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस हमें निकालना है। ये एक्सप्रेशन भी जस्ट लाइक द आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ बेसिक डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए बस। तो यहाँ पे ये हमारा वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे हमने एक जो कंटेनर लिया है जिसके वॉल्स इंसुलेटिंग रहेगी, और इसमें हमने एक गैस लिया है जो आइडियल गैस है, वो तो हमारा अजम्पशन ही है। तो ये जो गैस है इसके n मोल्स हमने लिए हैं, n मोल्स ऑफ ए गैस विच विल बी कंटेन इन दिस इंसुलेटिंग कंटेनर, जिसके अंदर ना तो हीट एनर्जी जाने वाली है या अंदर से हीट एनर्जी बाहर आने वाली है। तो हमारा ये जो गैस है जब इसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, दैट मीन्स इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से हमारा जो यहाँ पे मासलेस, फ्रिक्शनलेस ऐसा जो पिस्टन है, तो ये पिस्टन जो हमारा ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऊपर जाने वाला है। सपोज dx इतना उसका अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एक्सपेंशन होने की वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वर्क डन होने वाला है, और वो जो वर्क डन है वो वर्क डन हमें अब निकालना है। तो यहाँ पे
जो हमारा प्रेशर ऑफ द गैस है, सपोज इसकी वैल्यू P है, प्रेशर ऑफ द गैस, तो यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन होने वाला है dx इतना हमारा डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का होने की वजह से, तो वो हो गया F dx। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, F की वैल्यू P इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं हम। सो ये हो गया मेरा PA dx। तो इसमें ये dx जो है, ये तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा जो पिस्टन का है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हमारा जो dx है, इसके वैल्यू को हम ए dx इज इक्वल टू dv लिख सकते हैं, क्योंकि वो हो जाएगा हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो हमारा जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो ए dx होने की वजह से ये मेरा इक्वेशन हो गया P इंटू dv। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन है, तो पूरी प्रोसेस होने में जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन होगा, अगर वो मुझे निकालना है, तो मुझे इनिशियल कंडीशन ऑफ द गैस जो है वो P1 V1 T1 मालूम है, और फाइनल जो हमारी वैल्यूज है वो सपोज P2 V2 T2 है, क्योंकि मैंने इसके पहले ही बताया आपको कि इसमें तीनों भी जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो चेंज होने वाले हैं। तो ये वेरिएबल चेंज होने की वजह से यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, या टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होने की वजह से हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के वैल्यू चेंज होके सपोज P2 V2 T2 हो गया। तो इसके दौरान जो वर्डन होगा वो हमें निकालना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में निकालना है तो उसको मैं W एडियाबैटिक ऐसा लिखता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P dV ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, PV रेस टू गामा इज इक्वल टू K ऐसा हमें मालूम है, कांस्टेंट K। तो यहाँ पे जो V है, V रेस टू गामा, वो नीचे जाके V रेस टू गामा हो जाएगा, और इसको हम V रेस टू माइनस गामा इंटू K ऐसा लिख सकते हैं, या K इंटू V रेस टू माइनस गामा ऐसा लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा P का वैल्यू, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया V1 टू V2, P की वैल्यू है हमारी K इंटू V रेस टू माइनस गामा इंटू dV। तो K कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। K इसका जो इंटीग्रेशन है V1 टू V2, ये हो गया मेरा V रेस टू माइनस गामा dV। तो इसका आपके और इंटीग्रेशन के फार्मूले के अनुसार ये V1 टू V2 मैं निकालता हूँ अभी इसका इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा V रेस टू माइनस गामा, इसमें आपको एक मिलाना है और एक माइनस करना है, ये हो गया मेरा माइनस गामा प्लस 1, और मेरी जो वैल्यूज है इनिशियल और फाइनल V1 और V2 ऐसे है। तो ये वैल्यूज पुटअप करके मुझे क्या मिलेगा, देखो K इंटू यहाँ पे मिलेगा मुझे, ये मैं 1 माइनस गामा ऐसा लिख लेता हूँ, ये हो गया मेरा 1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा, पहले ऊपर की वैल्यू डालनी पड़ेगी V2 रेस टू, ये भी 1 माइनस गामा है, और माइनस V1 ये भी 1 माइनस गामा हो जाएगा। तो ये जो K है इसकी वैल्यू मुझे मालूम है P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। तो ये वैल्यू यहाँ पे डालने की वजह से क्या आएगा, देखो 1 अपॉन, इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, ये यहाँ पे भी माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे भी माइनस साइन अगर मैंने कॉमन निकाल ली, तो ये हो गया मेरा गामा माइनस 1, और ये V1 आगे आ जाएगा, V2 बाद में हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा K टाइम्स V1 रेस टू 1 माइनस गामा, माइनस ये हो जाएगा मेरा V2 K इंटू V2 1 माइनस गामा। अगर यहाँ पे हमने अभी K की वैल्यू डाल दी तो क्या आता है देखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये मेरा W एडियाबैटिक की वैल्यू है। तो ये हो जाएगी हमारी K की वैल्यू P1 V1 रेस टू गामा, और यहाँ पे ऑलरेडी V1 रेस टू 1 माइनस गामा है, V1 रेस टू 1 माइनस गामा है, माइनस यहाँ पे आएगा P2 V2 रेस टू गामा इंटू V2 रेस टू 1 माइनस गामा। तो ये आ गया मेरा 1 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पे देखो ये V रेस टू गामा है, इसको अगर सेपरेटली लिखे तो V1 रेस टू 1 आएगा और V1 रेस टू माइनस गामा आएगा। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1 V1 रेस टू गामा है, और ये जो V1 रेस टू 1 माइनस गामा है इसको मैं V रेस टू 1
और v रेस टू माइनस गैमा ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा v रेस टू 0। अगर v रेस टू 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे p1 और यहाँ पे v1 ऐसा बचेगा। तो ये वैल्यूज है मेरी p1 v1। तो ये जो पहला ब्रैकेट में टर्म है इसके बजाय मैं लिख सकता हूँ अभी p1 v1 और ये हो गया वैसे ही p2 v2। तो ये मेरा हो गया अमाउंट ऑफ बर्डन विच विल बी टेक्स प्लेस इन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये पीवी के फॉर्म में हो गया, इसको मैं अभी टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये मुझे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ये फार्मूले से मिल जाएगा। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 और P2 V2 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं nRT2। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने के बाद W एडियाबेटिक की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे 1 अपॉन गैमा माइनस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा nRT1 माइनस nRT2 ऐसा आएगा। तो nR कॉमन निकाल लेता हूँ, तो W एडियाबेटिक की वैल्यू मुझे मिल गई अभी 1। nR अगर कॉमन निकाला तो ये हो गया मेरा nR अपॉन गैमा माइनस 1, यहाँ पे आएगा आपका T1 माइनस T2। तो ये टेम्परेचर के फॉर्म में एडियाबेटिक वर्क डन हो गया आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, और ये हो गया हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। तो ये दो इक्वेशन हो गए, इसको हम और अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, वो फॉर्म्स भी देखेंगे इसके बाद। तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें मैं R इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी ऐसी वैल्यू डाल सकता हूँ, और ये जो हमारा गैमा है इसकी वैल्यू सी पी बाय सी वी ऐसे डाल सकते हैं, क्योंकि इट इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक एट ए कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दोनों वैल्यू डालने के बाद ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो W एडियाबेटिक इज इक्वल टू n R की वैल्यू सी पी माइनस सी वी ऐसे डाल देता हूँ डिवाइडेड बाय गैमा की वैल्यू मिली है मुझे सी पी अपॉन सी वी माइनस 1 यहाँ पे डाल दी, और ये जो हमारा T1 माइनस T2 है वो वैसे की वैसे है। ये हो गया मेरा n सी पी माइनस सी वी, यहाँ पे मैं सी वी को एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये मेरा जो सी वी है वो ऐसा हो जाएगा, देखो सी पी माइनस सी वी डिवाइडेड बाय सी वी ऐसा आएगा। ये हो गया मेरा T1 माइनस T2। तो सी पी माइनस सी वी कैंसिल हो गया, और ये जो सी वी है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो वो हो जाएगा मेरा न्यूमरेटर में। सो W एडियाबेटिक की वैल्यू मुझे मिल रही है अभी यहाँ पे जो n है वो, उसके बाद ये CV आ गया हमारा, और ये हो गया मेरा T1 माइनस T2। तो इसकी वैल्यू भी मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी वैल्यू है गैमा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी। तो सी वी की वैल्यू मैं यहाँ पे सी पी अपो डिवाइडेड बाय गैमा इसे डाल सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा सी पी डिवाइडेड बाय गैमा, ये हो गया मेरा T1 माइनस T2। तो ये भी हो गया मेरा एक सपोज ये हमने पहले नंबर का इक्वेशन दिया, इसको 2 नंबर का इक्वेशन दिया, ये 3 नंबर का इक्वेशन थर्ड फॉर्म हो गया, ये फोर्थ फॉर्म हो गया। तो ऐसे 4 प्रकार से हम हमारा जो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होने वाला है वो हमने लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें ऐसा मालूम है कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखा था, उसमें वो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारा ऐसा है कि टीवी रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो T1 V1 रेस टू गैमा माइनस 1, और ये हो गए मेरे T2 V2 रेस टू गैमा माइनस 1। तो यहाँ पे मुझे T2 अपॉन T1 का रेशो निकालना है। तो T2 अपॉन T1, ये T1 मैंने ये साइड को ले लिया, ये हो जाएगा आपका V1 अपॉन V2 रेस टू गैमा माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन है इसमें से मैं अभी यहाँ पे ये इक्वेशन लेता हूँ, ये इक्वेशन में T1 को कॉमन निकालता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसा लिखते आएगा मुझे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वो इक्वेशन है हमारा
W एडियाबेटिक इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये हो गया मेरा T1 कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये इक्वेशन हो गया मेरा NRT1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। इसकी जो वैल्यू है T2 अपॉन T1 की, ये मुझे डालनी है यहाँ पे। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया 1 माइनस V1 अपॉन V2 रेस टू गामा माइनस 1। तो ये वॉल्यूम के फॉर्म में हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो हमें मिला है। ये मेरा इक्वेशन हो गया। तो ये जो डिफरेंट इक्वेशंस है, ये मेरा पहला इक्वेशन था। ये पहला फॉर्म है जिसमें W एडियाबेटिक इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, ये पहला फॉर्म था। उसके बाद टेम्परेचर के फॉर्म में ये मुझे दूसरा इक्वेशन मिला NR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। उसके बाद ये वैल्यूज डाल के मुझे W एडियाबेटिक की वैल्यू जो है वो मिली है NCV डेल्टा T। ऐसा ये फार्मूला है। डेल्टा T का मीनिंग है T1 माइनस T2। तो NCV डेल्टा T या NCV T1 माइनस T2 ऐसा लिख सकते हैं। CV की वैल्यू डाल दी तो ये भी एक इक्वेशन हमें मिल रहा है। आपको गिवन थिंग्स क्या है, सम या प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम को, उसके हिसाब से आपको इक्वेशन या पर्टिकुलर फार्मूला चूज करना पड़ेगा। इसके बाद ये भी हमें मालूम है, इसको हम प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो भी आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमें 5 फॉर्म यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको निकाल के दिखाए। तो अगर आपको ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको अगर वर्क डन निकालने को बोला है तो सिर्फ यहाँ तक या यहाँ तक, ज़्यादा करके यहाँ तक आपको लिखना है। बाकी के जो मैंने एक्सप्रेशंस निकाल के दिखाए हैं ये आपको यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वर्क डन निकाला तो उसको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स रहेंगे सिर्फ। तो फिगर निकाल के आपको सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस में जो होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, वर्क विल बी डन बाय द गैस रहेगा, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी की वजह से यहाँ पे हमारा एक्सपांशन हो रहा है। तो वर्क विल बी डन बाय द गैस है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने सप्लाई की नहीं है, या हमने यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाहर जाने नहीं दिया है, क्योंकि इंसुलेटिंग वाल्स हमने यूज किए हैं। तो ये हो गया हमारा वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे तरह से ध्यान में रखना है। जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, वो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमें ऐसा मालूम है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन और गिवन आउट इज इक्वल टू, वो फार्मूला है हमारा mCV dt, ऐसा फार्मूला है, या mc डेल्टा टी ऐसा हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर Q की वैल्यू 0 है तो हमारी जो स्पेसिफिक हीट है इसकी वैल्यू भी यहाँ पे हमें 0 मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये 0 अपॉन m डेल्टा टी ऐसा आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर 0 डाल दी हमने तो mCV डेल्टा टी ऐसा मुझे मिलने वाला है। तो स्पेसिफिक हीट जो है C, इसकी वैल्यू या S से वो दिखाते हैं हम, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिलती हुई दिखाई देती है। और जो हमारा एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस है और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस है, ये दोनों का रेशो जो है, इसकी वैल्यू हमारी आई थी कांस्टेंट गामा इतनी, या ऐसा लिखा था हमने कि आइसोथर्मल हमारा जो बल्क मॉडुलस है इसकी वैल्यू आएगी, इसको अगर हमने गामा से मल्टीप्लाई किया तो हमें गामा पी मिलेगा। गामा पी दैट मीन्स गामा इंटू के आइसोथर्मल, तो ये होता है हमारा के एडियाबेटिक, इसका मीनिंग रहता है एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, और के आइसोथर्मल का मीनिंग होता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए और सारे इंफॉर्मेशन है, तो वो हम सिनॉप्सिस में जब स्पेशली जेई या सीटी के प्रॉब्लम्स लेंगे तब उस टाइम को एडिशनल और 2-3 बातें हैं वो बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।